चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मनि नादु ब्रह्म तदानन्दम् अद्वितीयम् उपास्महे नादोपासनया देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा भवन्त्युपास्यतानूनं यस्मादेते तदा। दिल्ली का माहौल संगीत में बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल मरुस्थल के समान था। ऐसा समय था जब संगीत केवल राजमहलों और कुछ सीमित वर्ग तक ही था। आम आदमी के लिए सीखना तो बिल्कुल ही असंभव था, सुनना भी बहुत मुश्किल था। जो उस समय की स्थिति थी वो ऐसी थी कि जो मध्य वर्ग था और शिक्षित वर्ग था उसका और पक्के गाने का कोई आपस में संबंध नहीं था। पंडित विष्णु दिगंबर जी का ही प्रयास था कि वे राजमहलों से संगीत को निकालकर जनसाधारण तक लेकर आए। जैसे लोकमान्य तिलक ने मूल मंत्र दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार उन्होंने यह मूल मंत्र दिया कि संगीत विशिष्ट सुविधा संपन्न गिने चुने व्यक्तियों के लिए नहीं है, सबके लिए है संगीत। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। इसी उद्देश्य को रखते हुए उन्होंने 1901 में लाहौर में सर्वप्रथम गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। जमुना निर्मल पानी शीतल हो धजरी, चलो मन शीतल हो धजरी, चलो। उन्हीं के प्रशिष्य पंडित विनय चंद्र मौदगल्य, जो पंडित विनायकराव पटवर्धन के शिष्य थे, उन्होंने 1939 में दिल्ली में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। जब भाईजी ने ये शुरू किया कि मध्य वर्ग के लिए ये गाना और केवल जिसको कि घराने वाले लोगों के लिए नहीं, तो तब ये बहुत बड़ा कदम था। पंडित विनय चंद्र मौदगल्य ने जो दिल्ली में एक सांगीतिक क्रांति शुरू की, ये विद्यालय की स्थापना करके, ऐसा लगा कि जैसे स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली को एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज देने की तैयारी कर रहे हो। विद्यालय की शुरुआत तो कनॉट प्लेस के एक घर में ही कहूँगी, इन मुदगल परिवार के घर में ही हुई। गांधर्व महाविद्यालय C42 प्रेम हाउस कनॉट प्लेस नई दिल्ली में 3 कमरे थे, सीमित क्लासें लगती थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे। हमारा जो घर था वही विद्यालय था। रात को हमारे बिस्तरे होते थे, सुबह से फिर क्लासेस होती थी। एक बरामदा था जो खुले ऐसे ही खुले आसमान के नीचे,
तो जब शाम को नृत्य की क्लास लगती थी कथक की, तो उसको रोज ठंडा करना पड़ता था गर्मियों में, जिससे कि वो बच्चों के पाँव नहीं जले। बरंडे के चारों ओर एक तरफ सामान था और एक तरफ पानी की टैंकियाँ, एक तरफ बाथरूम, किचन, तो वो सब पनाह लगानी पड़ती थी। सुबह फिर वो क्लास ख़त्म होने के बाद हटानी पड़ती थी। उस समय तो ये नहीं था कि शास्त्रीय संगीत और ये संगीत, खाली उसका एक ही नाम था, इसीलिए मैं उसका कह रही हूँ पक्का गाना। तो पक्के गाने का स्कूल और यहाँ पर, और उसमें आएगा कौन? और शुरू में स्टूडेंट्स भेजते नहीं थे पेरेंट्स कि भाई कहाँ है, ऐसे नहीं हम भेजेंगे। एक दफ़े वहाँ 3 लोगों का एडमिशन हुआ एक साथ, तो हमें बहुत खुशी हुई कि इतने ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं। सभ्य परिवार के एक था कि संगीत अच्छी चीज़ नहीं है। पापा ने बोला आप आइए, बैठिए क्लास में, आप भी देखिए। फिर उनका विश्वास जगा। धीरे धीरे चेतना ऐसी हुई कि इसको स्वीकार किया गया और धीरे धीरे उसमें फिर शिष्य आने शुरू हुए। विद्यालय बहुत अच्छा चल ही रहा था, रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते थे बड़े बड़े आर्टिस्टों के, सब उस तरह से तो कार्य पूरा चल रहा था। पर अब जैसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए तो फिर ज़रूरत पड़ी कि बड़ी जगह होनी चाहिए। फिर फॉर्मली सोसाइटी बनाई गई 56 में। उसके बाद फिर ये जगह ली गई। जब विद्यालय का निर्माण हो रहा था, भवन का निर्माण के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी, को बहुत लोगों का सहयोग मिला, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग था कलाकारों का। सिद्धेश्वरी देवी, मुझे याद है, उन्होंने किस तरह से पापा को थोड़ा सा डोनेशन दिया था, लेकिन वो इतना बड़ा पापा को लगा कि ये एक कलाकार के उधर से आया। भाई जी ने बहुत प्रयास, उन्हीं का कहूँगी, हर तरफ से उन्हें सहायता सहयोग मिला। और जो स्टूडेंट्स थे 50 पैसे उनको बिल्डिंग फंड वो दिया करते थे, तो वो 50 पैसे तो मायने नहीं रखते, लेकिन उनकी वो जो भावना कि ये हमारा अपना, इसमें हमारा भी एक हिस्सा है, तो वो जो एक भावना थी, वो भाव शायद बहुत ज़रूरी है और वही है जो अभी तक इसे संजो के रखा है। कि भाई जी हमेशा एक कहते थे कि मुझे एक इस समाज को संगीत के प्रति संवेदनशील कैसे बनाना है। तो हमेशा कहते थे कि मैं तानसेन बनाने के इरादे से नहीं कर रहा काम, मैं कानसेन बनाना चाहता हूँ। उस समय कोई संस्था नहीं थी, कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे जो इस प्रकार की संस्था लाके एक कल्चरल, सोशल और जो अननोन ग्रुप्स हैं उनको पास में लाएं, जो अनभिज्ञ रूप से संगीत नहीं भी जानते थे, जिनको अनुभूति नहीं थी, वो भी आके बैठने लगे। वो ये चाहते थे कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें फॉर द फॉलोइंग जनरेशंस की दोज हु एक्चुअली वांट टू परस्यू आर्ट्स एज अ प्रोफेशन, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो जो सिर्फ रसिक बनना चाहते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। संगीत शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, अच्छी बच्चों को रचनाएं सिखाएं, चाहे वो देशभक्ति गीत हों, चाहे लोकगीत हों, और शास्त्रीय संगीत की भी बंदिशें बहुत ही उच्च स्तर की हों, ऐसा उनके मन में विचार आता था। इसीलिए गांधर्व महाविद्यालय से हम जितने भी संगीत शिक्षक आज दिल्ली में और दिल्ली से बाहर हैं, वो सभी बहुत ही उच्च स्तर के बंदिशें सिखाते हैं। Everybody will not be a performer. There will have to be good teachers, and you have to have more accessibility so that the large numbers in our country also can say this is mine. It's not, I personally believe that Bhaiji understood that it cannot be an exclusive club. फिर उन्होंने सोचा कि, और सोचा होगा कि वृंद गान, समूह गान क्यों नहीं हो सकता। और जब उन्होंने उसका आरंभ किया तो बड़ी आलोचना हुई
कि अब ये क्या कर रहे हैं कि जी पहले तो पक्के गाने को बड़े समाज में डाल रहे हैं, उसके बाद इस पक्के गाने को 10-10 लोग गा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितेभिः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति भद्रे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितेभिः। पिताजी ने मिल के गाने की प्रथा, जैसे ध्रुपद, धमार, तराना, लोकगीत, ऐसे सब मिल के ग्रुप में गाते थे। और 1972 में एक फॉर्मल तरीके से गांधर्व क्वायर की स्थापना हुई, जब हमें लिंकन सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में इनवाइट किया गया। तब से एक फॉर्मल ढंग से क्वायर ने रूप लिया। शुरू में तो बहुत आलोचना हुई कि ये कर क्या रहे, ये तो आघात है पक्के गाने पर, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उसको हम किसी तरह का डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको फिल्मी गाना नहीं बना रहे हैं। मुझे याद है हम 100-150 लोग एक साथ गा रहे हैं। चाइना वॉर के बाद का समय था, 60s में होगा। जाग रहे हम वीर जवान, कितने जनों ने गाया था। तो उसमें डांस के स्टूडेंट्स भी जो थोड़ा गा सकते थे, उनका भी पार्टिसिपेशन था। सब लोग तो सोलो आर्टिस्ट नहीं बन सकते, पर ये आइडिया कि सब लोग इकट्ठे मिलके कुछ गा रहे हैं, समूह गान गा रहे हैं, तो बहुत सुंदर एक तरीका था। पूरे भारतवर्ष को जो दर्शाने वाला हमारा पूरा भारत का संगीत है, जिसमें फोक है और क्लासिकल है और वहाँ की भाषाओं के, विविध भाषाओं के हमारे गाने हैं, वो क्वायर जो है गंधर्व क्वायर, उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। हमारे क्वायर में एक खासियत है कि हम पिच नहीं बदलते हैं, हम स्वर नहीं बदलते हैं। उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि भाई वॉइसेस का, जैसे लेडीज़ के और जेंट्स के मिला के जब करेंगे तो रेंज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट वैसे अगर बार बार स्केल चेंज करें तो एक भी उसका असर रहता नहीं है। जब हमारा विद्यालय शुरू हुआ था, उसके कुछ वर्षों बाद भाई जी ने एक कल्चरल विंग करके कह सकते हैं, सरस्वती समाज शुरू किया। सरस्वती समाज गांधर महाविद्यालय का, जैसे आप कल्चरल विंग बोल देंगे, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, सिखाने का काम उसका नहीं था। भाई जी ने क्या सोचा कि ये जो विद्यालय है, ये तो एक इट विल बी ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन, तो टीचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अगर हम एक विंग और खोल दें, उसी हिसाब से सरस्वती समाज की स्थापना की गई 1944 के अंदर। ऐसे में जब पिताजी ने विद्यालय में कार्यक्रम शुरू किए, जो बाहर से कलाकार आते थे, धीरे धीरे वो ऑडियंस बनने लगी।
और इस तरह से लोगों को एक सुनने की जगह मिली, सार्वजनिक जगह। वो तो ज़माना ही कुछ और था सफर हाउस का कि शाम को 6 बजे प्रोग्राम शुरू होता, हॉल खचाखच भरा हुआ, लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं और प्रोग्राम 6 से लेकर सुबह 8 बजे तक प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है एंड कंप्लीट हॉल फुल है। भाई जी का एक सपना था कि अपना एक भवन हो और एक छोटा सा सभागार हो। उनके जीवन काल में ही भवन का निर्माण तो हो गया था इस नई बिल्डिंग का, और कनॉट प्लेस से यहाँ शिफ्ट हो गए थे। उनके जीवन काल के बाद सन्निधि सभागार हमारी एक बहुत प्रिय मित्र हैं और यहीं की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, बहुत पुरानी एसोसिएशन, राका चक्रवर्ती, उन्होंने डिज़ाइन किया नए विंग का। पहले कनॉट प्लेस से यहाँ तक पहुँचे हम, उसके बाद एक नया विंग हो, ये उनका सपना था और बाबा के साथ वो पॉसिबल हुआ। ओपन एयर थिएटर प्लान हुआ और उसी के नीचे एक जो सन्निधि जिसका नाम है ना, वो की बैठक स्टाइल। वहाँ हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं, उनके लिए एक मिनी ऑडिटोरियम जैसा एक उन्हें अवेलेबल है, जहाँ एक परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि हम ये कर पाए, उनका ये सपना पूरा कर पाए। I was launching a group in 1995 and there was no space that I could think of which could accommodate 7, 8, 9 dancers. राग तो बहुत असीम एब्स्ट्रैक्ट होता है। राग में एंट्री मिले विद्यार्थी को, उसके लिए उसको थोड़ा सा छोटा रूप किया जाता है, उसका एक पकड़ बनाई जाती है, जैसे वीज़ा मिला उसको देश में आने का। Oh
ऐसे करके एक पकड़ बनाई गई, उसके लिए कुछ आलाप फिक्स होते हैं, बच्चों के लिए बंदिश फिक्स होती है। बंदिशें तो अनेक होती हैं एक राग में, सारी तो शुरू में नहीं सीख सकते हैं। एक राग से उनको पहचानने लगे हों, केवल वही मापदंड है ऐसा नहीं है, ये भी उनको बताया जाता है कि एक पकड़ आपको बताइए, ऐसी कलाकार तो बहुत पकड़ बना सकता है एक ही राग में, पर एक पहचानेंगे कैसे, शुरू कैसे होगा, तो उसके लिए ऐसे सिंप्लीफाई करके बच्चों के लिए या शुरू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ऐसे सिखाया जाता है। बदरिया बदरिया झरा झरा पिया ओ बदरिया बदरिया रे बदरिया रे। अगर आप कहें परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने के लिए तो कुछ कला के कुछ टेक्निकलिटीज सीखनी पड़ती हैं। उसके लिए यदि आप कहें कि किसी एक गुरु के पास जाकर हम सीखेंगे तो वो पहले कहेगा जाओ संस्था में जाकर पहले सारे गामा पधा नी सा सीख के आओ। कोई सीधे तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा या वकील नहीं, उसे पहले स्कूलिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो बेस है, वो आधार हम गांधर्व महाविद्यालय में करवाते हैं। फिर से धा जो शुरू में आपने किया था उसको उल्टी तरीके से फिर से आएगा। धा घूमे साधा, फिर घूमे, फिर धाती धा। ठीक है, इतना करें मेरे साथ। धा घूमे साधा, फिर घूमे धाती धा। ओके, पादा सारे पे खत्म होगा, समझ गए ना, है ना? नंबर बजाओ। धा दिन सा किट धा दिन सा बोल के करेंगे। जय जय खम्ब फार प्रहलाद उबार, रामचंद्र बन रावण मारा, दुष्ट निकंदन भव भय भन, गगन निवासी घट घट वा, शंख चक्र और गदा पद्मधर, लक्ष्मीपति नमः नमः नमः। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास करते हैं उनमें से जो इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग भी होती है। वो विद्यालय में रहकर अभ्यास करते हैं, कई तो यहाँ रहते भी थे, अभी भी कई लोग यहाँ रहते हैं, और उनकी बीच बीच में मॉनिटरिंग होती रहती है। वो जो सिखाना है वो तकरीबन एक जैसे गुरु शिष्य परंपरा जैसा। गमा बनी विद्यालय में कॉन्सर्ट्स तो होते ही थे। पापा का ये भी था कि संगीत की चर्चा हो,
तो बड़े बड़े संगीतज्ञ या म्यूजिकोलॉजिस्ट जो थे, खैर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी तो गायक थे, लेकिन म्यूजिकोलॉजिस्ट भी बहुत उत्तम कोटि के थे। ठाकुर जयदेव सिंह, देवधर जी, पंडित B.R. देवधर जी, आठवले जी, गिंडे जी, कितने ही लोग संगीत की चर्चा करते थे। जितने भी कलाकार जाते थे दिल्ली में, वो जरूर वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे, गाना बजाना चलता था उधर। तो वैसे इसमें हम भी जाने लगे थे। मैं तो बहुत जूनियर था उस समय, लेकिन जितने भी कलाकार आते थे वो जरूर गांधर्म विद्यालय में जाते थे। बेसिकली विद्यालय में ग्वालियर घराना है, तो ये जो अलग अलग विद्वान आने, सेमिनार होना, इनसे उनके अलग अलग घरानों की बहुमूल्य बंदिशें, उनके अलग अलग विचार, दृष्टिकोण, ये भी हमें सीखने को मिलता है। ये केवल संस्था में संभव होता है। अब एक ही जगह सीख रहे हो तो ये थोड़ा मुश्किल है, पर हम फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्य है हमारा कि ऐसे ऐसे विद्वान आते हैं, तो हमें अलग अलग घराने की इतने बेशुमार कीमती बंदिशें सीखने को मिलती हैं, अलग दृष्टिकोण में। Sarara tumavar varu jiyara, sarara tumavar varu jiyara, Vishnu Digambar Paruskar, he himself wrote these books. You see, this is 1923. ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा लिखी गई रागों पे अलग अलग छोटी छोटी किताबें हैं, जिसमें विलंबित ख्याल और द्रुत है, आलाप, तान, बोलतान सहित। कल्पना नहीं करी जा सकती कि एक इतनी सी छोटी पुस्तक में पूरी ख्याल गायकी आपको मिलती है। ये उसका पुराना रूप है और उसका नया डिजिटलाइज करके इस तरह करने की हमारी कोशिश है। कर्नाटक संगीत पे भी उनकी किताब थी। उस समय के विद्यार्थियों को कर्नाटक संगीत भी थोड़ा सा ज्ञान हो, दूसरे सिस्टम के लिए रिस्पेक्ट हो, ये विजन उनको 1901 में था। नाट्य शास्त्र से लेकर के जितने भी हमारे यहाँ डांस फॉर्म्स हैं, उनके ऊपर जो भी चीज़ हमको ज़रूरी है वो रखते हैं। न सिर्फ स्टूडेंट्स की जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, बल्कि हम चाहते हैं कि रिसर्च वर्कर भी यहाँ आए तो वो अपना काम साधे। हमारी साउंड लाइब्रेरी भी है, इसमें हमारे पुराने कॉन्सर्ट्स सब रिकॉर्डेड हैं। जैसे हमारे पास स्पूल टेप्स थे और एलपीस थे और कैसेट्स थे, तो उसको हमने कन्वर्ट किया इन डीवीडी एंड सीडी फॉर्मेट और MP3 बनाए हमने। उसमें राग वाइज MP3s हैं कि अगर किसी को सपोज़ 25 आर्टिस्ट के एक ही राग सुनना है तो उसके ऑडियो सेशंस होते हैं, उसका हम नोटिस लगाते हैं और लोग आके उसको सुनते हैं। कुछ लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी विद्यार्थी के लिए ये एक अनमोल धन है कि एक ही जगह आपको इतने कलाकार सुनने का मौका मिलता है, और तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग कलाकारों के आपको एक ही जगह मिलना किसी साधक के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के जयंती समारोह के अवसर पर आज सबका हार्दिक स्वागत है। विष्णु दिगंबर जयंती समारोह तो तकरीबन विद्यालय शुरू होने के 5-6 साल बाद शुरू हो गई थी। वो एक बहुत लैंडमार्क इवेंट हर साल का है। पूरे दिल्ली वाले सब
दे लुक फॉरवर्ड टू विष्णु दिगंबर जयंती। पंडित विष्णु दिगंबर को जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो इसलिए नहीं कि किसी विशिष्ट घराने के थे, बल्कि भारतीय संगीत के महान पुनरुद्धारक थे। महलों दरबारों में कैद हुए संगीत कला को उन्होंने मुक्त किया, राज्याश्रय से निकाल के उन्होंने उसका जनतंत्रीकरण किया। और विद्यालय की एक और परंपरा रही, वो भी शायद पापा ने विष्णु दिगंबर जी से सीखी, कि कर्नाटक पद्धति को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है। एक हमारा ही फेस्टिवल है शायद जिसमें कि कर्नाटक संगीतज्ञ हमेशा रहते हैं। ये कलाकार ही कहते हैं कि हमें विष्णु दिगंबर जयंती में या विद्यालय में परफॉर्म करने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। '66 में मैं पहली बार दिल्ली में गाने के लिए आया, और वो दिल्ली के लिए पब्लिक इतना बड़ा प्रोग्राम मेरा पहला था। मैं मेरा स्वरमंडल वगैरह मिला के और बैठा, इतने में अम्मा जी मतलब हमारे भैया जी की माता जी आई, और मैं पता नहीं किस मूड में था, मैंने पूछ बैठा कि मैं बागेश्वरी गाऊं या गोरख कल्याण। तो उन्होंने कहा गोरख कल्याण गाओ। मैंने मेरी गंधार हटा दी। एक और हमारा सालाना जो कार्यक्रम होता है वो सरस्वती पूजा पे होता है। वो शुरू से विद्यालय से जब स्थापना हुई है वो कार्यक्रम चला आ रहा है। उसमें सब बच्चे अपना चंदा देते हैं, अरेंजमेंट भी सब करते हैं। बहुत सुंदर एक भव्य कार्यक्रम होता है हमारा, हर साल अभी निरंतर चलता है। नमस्कार। गंधर्व महाविद्यालय के इस वार्षिकोत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और वार्षिकोत्सव सच में इसको कहूं मैं उत्सव की तरह ही, जैसे दिवाली की खुशियां सब घरों में थी, वैसा ही कुछ माहौल, कुछ वातावरण यहाँ पर भी था। तो पहले एक ही दिन में सब ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, इंस्ट्रूमेंटल, ऑर्केस्ट्रा और एक सोलो और फिर क्वायर, इस तरह की जो विद्यालय की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं। आजकल हमने उसका थोड़ा स्वरूप बदला है क्योंकि छात्र ज़्यादा हैं, तो एक इवनिंग में केवल कथक, एक इवनिंग में केवल भरतनाट्यम, एक इवनिंग में सिर्फ ओडिसी, इस तरह से। और एक सिर्फ म्यूज़िक के लिए स्टेज पे आने का एक एक्सपीरियंस, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो छात्रों को उससे मिलता है और उससे वो मंच जाते हैं। जब वो अपने आप कलाकार बनते हैं तो उस एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़ने में उनको काफ़ी सहायता मिलती है।
अलग अलग प्रकार के जैसे कार्यक्रम है, चिल्ड्रंस क्वायर है, ऑर्केस्ट्रा है, तबला तरंग है और एक ग्रैंड क्वायर है जिसमें 250 के करीब बच्चे मिलके गाएंगे। Today is the annual day. It's not important that they do brilliantly. The fact that they do something and they've worked towards it from the last 1 month, that's the joy. पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जब 1901 में लाहौर में गांधर महाविद्यालय की स्थापना करी थी, वहाँ 2 प्रार्थनाएं होती थी। सुबह के टाइम रचा प्रभु ये भैरवी में थी और शाम को जय जगदीश हरे। शाम वाली प्रार्थना आज तक हम निभाते आ रहे हैं। अभी भी विद्यालय में 6 बजे वही प्रार्थना होती है। जगदीश हरे जगदीश हरे भक्त जनों का संकट छिन में भक्त जनों का संकट छिन में दूर है जो फल पाए दुख दिन से मन का इतना बड़ा भवन बनने के बाद भी जगह की कमी महसूस होती है। इस प्रगति की जो लोग संबद्ध रहे हैं विद्यालय से, उनकी मेहनत और उनकी लगन, उसका केवल अंदाज ही किया जा सकता है। गंधर्व महाविद्यालय का दिल्ली में जो उसकी शुरुआत हुई और उसका जो केंद्र बना और जो भाई जी का और भाभी जी का जो योगदान हुआ, वो इतना महत्वपूर्ण था। वो एक बीज था और जो आज वट वृक्ष की तरह फैला। सब चीज़ तोड़ती है, मंदिर तोड़ते हैं, धर्म तोड़ते हैं, विचारधाराएं तोड़ती हैं। एक संस्कृति और इस तरह का जो सांस्कृतिक कार्य है, विशेषतः जो संगीत का और का जो काम है, वो जोड़ने वाला काम है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है।
कहीं भी बात करके जब हम ये कहते हैं कि हम गंधर्व महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं तो वी फील प्राउड, हमको अच्छा लगता है बहुत। सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हम इसको मिलकर अगर आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम उसका वो स्तर भी मेंटेन कर पाएँ जितना दादाजी और बाबा ने उसको रखा है तो आई थिंक वुड बी ग्रेट। ये एक बड़ा परिवार है जिसमें हम लोग आज आपने सभी को सुना है कि कोई 50 साल से हैं, कोई 40 साल से हैं, तो हम लोग सब इस परिवार के एक एक सदस्य जैसे हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक फैमिली है। इस फैमिली में आप एक बहुत बड़े हिस्सेदार हो और मुझे आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ जो भी हूँ विद्यालय के लिए हूँ, जो भी करूँगा विद्यालय के लिए। पचहत्तरवें साल की वार्षिक इसको मैं बहुत बहुत हार्दिक प्रसन्नता के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और फिर से हम लोग सब इकट्ठे रहते रहें जब तक जीवन है, आनंद रहेगा। ऐसे ही 25 साल और गुजर जाएंगे, 100 साल भी हो जाएंगे, तो इन 25 साल में हम आशा करते हैं कि और ऊंचाइयों पर जाए गांधर विद्यालय और यहाँ पर शिक्षा का बहुत प्रसार हो, प्रचार हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं गांधर परिवार को, गांधर्व को। विद्यालय के लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, विद्यालय बहुत और आगे बढ़े। मैं गंधर्व विद्यालय को बोलना चाहती हूँ कि वो आगे भी इसी तरह बना रहा है और सेंचुरी से भी ज़्यादा इसी तरह से रहे और हर जगह फैले। ऑल द बेस्ट गंधर्व महाविद्यालय। बरस अपने यहाँ पे दिल्ली में इतने शान से गुजारे हैं और भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते जाए और वो भी शान के साथ जो भाई जी ने, अम्मा ने जो इसकी नींव रखी है, इसका जो फाउंडेशन रखा है, उसी प्रकार चलता है उसी प्रकार से और आगे चले। जय हो।